दोस्तों, अपने प्यारे भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा है जिसमें कि भारत का हर एक नागरिक पार्टिसिपेट कर सकता है और कर भी रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन की। अपने भारत में इलेक्शन चल रहा है। अगर अब तक आपने वोट नहीं दिया है तो वोट जरूर दीजिए। ये आपका अपना अधिकार है। इन्होंने जो गलती की है वो आप ना दोहराएं। वोटिंग करने जरूर जाएं। तो निश्चय कर ले, इस बार वोटिंग करने से कोई भी चूके ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। आप आने वाले 5 साल के लिए देश का बागडोर किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि वोट किसको देना सही होगा, तो इसका डिसीजन तो आपको खुद ही लेना होगा कि वोट किसको देना है। दुनिया आपको डाटा दिखा सकती है, लेकिन एनालिसिस आपको खुद करना है कि कौन सी सरकार आपके लिए भी सही है और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी सही है। एक ऐसी सरकार जो न सिर्फ वर्तमान चीजों को देखे बल्कि आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी और 2014 के बाद बीजेपी की सरकार थी, और दोनों सरकार ने देश पर 10 साल राज किया। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि दोनों सरकार ने 10-10 साल में देश को क्या दिया। डाटा और प्रूफ के साथ इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो सरकार आपको अच्छी लगेगी आप उसको वोट दीजिएगा, आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, आप कहीं पर भी रह रहे हैं, आप अपने घर के मेन गेट के चौखट के बाहर जब कदम रखते हो तो वो होता है सड़क, और उसी सड़क के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। यातायात का पहला साधन है सड़क, और पूरे वर्ल्ड में सड़क का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रोड्स के बारे में। पिछले 10 सालों में रोड के कंस्ट्रक्शन में 59% की ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 60%। 2014 के पहले अपने प्यारे भारत में 8 से 9 किलोमीटर का रोड डेली बनता था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम ये बढ़ करके 36 किलोमीटर पर डे हो गया है, और ये 2014 के बाद से स्टार्ट हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट नितिन गडकरी के नेतृत्व में काफी स्पीड से देश में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अकॉर्डिंग 1947 से लेकर के 2004 तक के बीच में भारत के नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो करीबन 65,000 किलोमीटर थी, और 2004 के बाद से 2014 तक में कांग्रेस के काल में लगभग 25,000 किलोमीटर रोड्स वगैरह को बनाया गया, और 2014 तक अपने भारत में नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ 90,000 के पार चली गई, 91,287 किलोमीटर। इसके बाद 2014 में आती है बीजेपी। नवंबर 2023 तक बीजेपी ने देश के अंदर करीबन 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को बनाया, जिसके बाद हमारे देश का टोटल रोड नेटवर्क 1,46,145 किलोमीटर हो गया। अगर आप परसेंटेज में बात करें तो पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन 60% बढ़ा है। अब अगर सिर्फ एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2047 से लेकर के 2014 के बीच में भारत में मात्र 760 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मौजूद थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच में भारत में 4500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाया गया। इस प्रकार अपने भारत में अभी 5500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। किसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है इसका अंदाजा आप खुद से लगाते जाइएगा। ओवरऑल देखा जाए तो रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 4 गुना 5 गुना आगे है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो 2014 में भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था वो मात्र 1.8 लाख करोड़ था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो 11.1 लाख करोड़ है, यानी कि 2014 से 10 गुना आगे है। ये तो हुआ देश के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। अब अगर अपने पड़ोसी कंट्री के बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें, 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पर 3,610 किलोमीटर के रोड कंस्ट्रक्शन को बनाया गया था, जबकि 2014 से 2022 के दौरान 6,806 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है। वर्तमान गवर्नमेंट भारत के बॉर्डर को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों अपना पैर पसारते जा रहे हैं। अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो हम अपना बचा हुआ हिस्सा भी खोते जाएंगे। जैसे कि कुछ मूर्ख नेताओं की वजह से हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला हिस्सा खो दिया, जो कि हमारा अपना पार्ट था। आखिर ऐसा करके क्या मिला? भारत को बांटने से क्या फायदा हुआ? एक भी चीज आप मेरे को बता दो। कोई फायदा नहीं हुआ है। ऑलरेडी हमने 2 दुश्मन खड़ा कर दिया जो टाइम पर हमारे ऊपर बम बरसाते रहते हैं। अगर अपना प्यारा भारत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में नहीं बटा होता तो जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है ठीक वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी विकास होता। खैर, जो गलती हो गई सो हो गई। अब हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो, उसको हमें बचा करके रखना है, और इसके लिए वर्तमान सरकार काफी स्पीड से काम कर रही है। टनल हो, सुरंग हो, रोडवेज हो, हर तरह से भारत के बॉर्डर वाले इलाके को देश के अलग अलग राज्यों से कनेक्ट किया जा रहा है। 2014 में भारत के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है वो 3,782 करोड़ रुपया था, लेकिन 2024 में ये वाला बजट 14,387 करोड़ रुपया हो गया है।
तो आप इस पैसे से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार पैसे का कहाँ यूज कर रही है और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के कितना कंसर्न है। अब अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो 2004 से 2024 के बीच में भारत में 5000 किलोमीटर के रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। वहीं 2014 से 2024 के बीच में 44,000 किलोमीटर के रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। कैन यू इमेजिन, कहाँ 5000 किलोमीटर, कहाँ 40,000 किलोमीटर। और ये कोई फेक डाटा नहीं है, ये रियल में हुआ है। आप इसे कहीं भी जाकर के चेक कर सकते हो, कहीं भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के पूछोगे ना तो वो भी आपको यही डाटा देगा, क्योंकि जो हुआ है सो हुआ है और ये दिख रहा है। ये तो इलेक्ट्रिफिकेशन का बात था। अब अगर बात करें कि कितने हजार किलोमीटर नए ट्रैक को बिछाया गया है तो 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 17,000 किलोमीटर नए ट्रैक को ऐड किया गया था। वहीं 2014 से 24 के बीच में 31,000 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक को ऐड किया गया है। अब अगर रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट की बात करें तो 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 0 रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट हुआ था, यानी कि 2014 के पहले एक भी रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट नहीं किया गया था। वहीं 2014 से 2024 के बीच में भारत के 1320 रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट किया गया है। मैं नए वाले रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1320 रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट किया गया है, यानी कि ये पहले से मौजूद था, इसका रिडेवलपमेंट किया गया है। नए वाले की संख्या अलग है। अब अगर बात करें कि कितने नए रेल के डब्बे को बनाया गया है तो 2004 से 2014 के बीच में 32,000 नए कोच को बनाया गया था। वहीं 2014 से 2024 के बीच में 54,000 नए कोच को बनाया गया है। जी हाँ गाइस, 54,000 रेल के डब्बे। 2004 से 2014 के बीच में 2000 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर हुए थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच में 6500 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब अगर फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो 2014 के पहले भारत में 0 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर को बनाया गया था। वहीं 2014 से 2024 के बीच में 2700 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को बनाया गया है। इसके अलावा मैंने इस वाले वीडियो में बताया है कि अलग से 3 और फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसके बाद अपने भारत में फ्रेट कॉरिडोर की डिस्टेंस 5000 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो हो गया ट्रेन की बात। अब आते हैं मेट्रो पर। गाइस ऐसा है ना, 1984 में पहली बार मेट्रो को चलाई गई थी कोलकाता में और 1984 से लेकर के 2014 तक भारत के मात्र 5 शहरों में मेट्रो अवेलेबल थी और आज के समय में एट प्रेजेंट टाइम टोटल 22 सिटीज में मेट्रो अवेलेबल है। आप जाकर के खुद से चेक कर सकते हो। अगर लेंथ की बात करें तो 1984 से लेकर के 2014 तक भारत में मात्र 248 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक मौजूद थे। वहीं 2014 से 2023 के बीच में ये 3.5 गुना बढ़ चुके थे। 2023 तक ये 895 किलोमीटर हो चुके थे और अभी कई मेट्रो पर काम चल रहा है, चाहे RRTS हो या फिर वंदे मेट्रो हो, नमो भारत हो, कई तरह के मेट्रो पर काम चल रहा है और आने वाले टाइम में भारत के हर एक राज्य को मेट्रो मिलेगा। कई राज्यों के लिए तो DPR रिपोर्ट भी तैयार कर लिया गया है। इसी साल 2024 खत्म होते होते अपने भारत में मेट्रो का जो ट्रैक है वो 1100 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि 2014 से पहले 300 किलोमीटर भी नहीं था। और ये तो सिर्फ ट्रैक वगैरह का बात हुआ। अगर नए ट्रेनों की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि अपने भारत में किस तरह से देश को वंदे भारत दिया जा रहा है। मेट्रो बन रहा है, अमृत भारत बन रहा है, नमो भारत बन रहा है। पिछले 5 सालों में अपने देश को करीबन 51 नए वंदे भारत मिले हैं, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। इसमें आपको हर एक राज्य, हर एक रूट की जानकारी मिल जाएगी। आप चाहे तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में 50 न्यू अमृत भारत को भी चलाया जाएगा। इस पर भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया है कि किस तरह से भारत में 50 अलग अलग अमृत भारत को चलाया जाएगा। आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन को भी कई राज्यों में चलाने की बातचीत चल रही है। कई जगहों का रूट मैप भी तैयार हो गया है और भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन है वो 2026 में बनकर के तैयार हो जाएगा। बुलेट ट्रेन देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। 2017 में इस पे काम चालू हुआ था और 2 साल 2.5 साल लगे पूरे डिज़ाइन करने में। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि जिस स्पीड पे ट्रेन को चलना है उस स्पीड पे वाइब्रेशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उन वाइब्रेशंस को कैसे मैनेज करना है, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से करंट लेना है तो उस करंट को कैसे लेना है। और उसके तुरंत बाद में काम चालू हुआ है। बीच में कोविड का थोड़ा सा सेटबैक लगा और कुछ सेटबैक महाराष्ट्र में श्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने परमिशंस देने से मना कर दिया था, उसके कारण भी लगा। लेकिन काम बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। 290 किलोमीटर से ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है। 8 नदियों के ऊपर पुल बन चुके हैं। 12 स्टेशंस पे काम चल रहा है। स्टेशंस भी एकदम एक लेवल पे आ गए, जैसे कि काम कंप्लीट होने की तरफ आए। 2 डिपो पे काम चल रहा है एक साथ।
बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। आगामी समय में 2026 में इसका पहला सेक्शन खुलने की पूरी टारगेट लेके काम चल रहे हैं। तो बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। इसका काम काफी स्पीड से चल रहा है। अगर रेलवे की बजट की बात करें तो 2014 में रेलवे का जो बजट था वो 45,000 करोड़ रुपया था, लेकिन 2024 में आइए 2024 में रेलवे का बजट 2.4 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। कहाँ 1000 करोड़ में बात होती थी, अब लाख करोड़ में बात हो रही है। ऐसे ही हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बने हैं। इसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा मेहनत है, बहुत बड़ा प्रयास है, और न सिर्फ सरकार, भारत के हर एक नागरिक का अपना अपना एक योगदान है देश को आगे बढ़ाने के पीछे। तो रोड की कहानी हो गई, रेलवे की कहानी भी हो गई। अब अगर पावर की बात करें, बिजली की, 2002 में भारत की टोटल पावर कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी 1,05,000 मेगावाट की थी। वहीं 2014 में ये बढ़कर के 2,45,000 मेगावाट हो गई। काफी अच्छा ग्रोथ था, लेकिन 2014 के बाद का भी ग्रोथ देख लीजिए। 2023 में भारत की एनर्जी कैपेसिटी 4,16,000 मेगावाट की हो चुकी थी। अभी वर्तमान टाइम में 5 लाख के पार हो चुकी होगी। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में भारत की जो पावर कैपेसिटी है वो 70% इंक्रीज की है। आप अगर गौर से हर चीज को एनालिसिस करो तो आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ के मामले में मोदी गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट से आगे है। हम लोग एनर्जी के मामले में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक और खासियत यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, न कि फॉसिल फ्यूल को लेकर के। पिछले 10 सालों में भारत की जो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी है वो 138% ग्रोथ की है। 2014 में अपना प्यारा भारत 75 गीगावाट के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता था, जो कि 2023 में बढ़कर के 180 गीगावाट हो गया। 2014 में भारत के एनर्जी सोर्स में फॉसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन था वो 69% था, जो कि अब गिर करके 57% हो गया है। कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम से अपने डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमारा देश स्वच्छ होगा, पॉल्यूशन कम होगा। आने वाले टाइम में हमें काफी ज्यादा एनर्जी डिमांड की जरूरत होगी। ऐसे में हम फॉसिल फ्यूल की ओर नहीं जा सकते हैं। हमें अपने कार्बन इमिशन को भी कम करना है। सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से 180 गीगावाट के एनर्जी को ले रहे हैं, लेकिन सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट के एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 के पहले भारत के 85% जनसंख्या के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत के 100% पॉपुलेशन के पास बिजली पहुंच चुकी है। भारत का पहाड़ी से पहाड़ी इलाका जहां पर बिजली पहुंचाना इम्पॉसिबल था, वहां भी सरकार ने बिजली को पहुंचाया है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, 2014 के पहले नॉर्थ ईस्ट काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट पर काफी फोकस किया जा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, एम्स, रोड्स वगैरह, हाईवे वगैरह को खोला जा रहा है। 2014 के बाद सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में 17 न्यू एयरपोर्ट को बनाया गया है। कई हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है, रेल भी पहुंच चुकी है। भारत का सबसे लंबा रेल रोड बोगी ब्रिज भी नॉर्थ ईस्ट में बना करके तैयार कर दिया गया है। अब अगर पूरे भारत में एयरपोर्ट की बात करें, 2004 से 2014 के बीच में भारत में 44 एयरपोर्ट को बनाए गए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच में 74 नए न्यू एयरपोर्ट को बनाया गया है। एट प्रेजेंट टाइम हमारे प्यारे भारत में 148 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। अब अगर पोर्ट्स वगैरह की बात करें, 2004 में पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 400 मिलियन टन की थी, जो कि 2014 में 1400 मिलियन टन पर एनम हो चुकी थी, लेकिन 2023 में ये बढ़कर के 2600 मिलियन टन पर एनम हो गई। अब अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 के पहले मात्र 13% लोग ऐसे थे जो कि इंटरनेट का यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में 52% लोग इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं। तो ये ग्रोथ नहीं है तो क्या है? डिजिटल इंडिया का डाटा हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले बहुत ही कम सालों में भारत के 90% लोग इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट कर देंगे और इंटरनेट सस्ता भी होते जा रहा है। 2014 से पहले 250 रुपया में मात्र 1 GB डाटा मिलता था, लेकिन अभी 2024 में 250 रुपया में हर दिन 1.5 GB डाटा मिलता है। कहाँ 1 GB डाटा 1 महीने के लिए, कहाँ 1.5 GB डाटा हर दिन। ग्रोथ नहीं है तो क्या है? और 2014 के पहले 2 GB सही से नहीं चलता था, अभी 5G चल रहा है, 6G पर भी काम चल रही है और 4G तो काफी अच्छे से काम कर रहा है हर जगह। आप चौंक जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की एक डाटा है जो ये कहती है कि भारत ने 47 साल के टारगेट को 6 साल में कंप्लीट करके दिखाया है, स्पेशली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ,
वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक, वो इस चीज को कवर कर रहा है। इसके अलावा बीते 10 सालों में अपने प्यारे भारत में 7 न्यू IITs, 7 न्यू IIM, 15 न्यू एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज और हजारों की संख्या में छोटे बड़े हॉस्पिटल वगैरह को बनाया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि पूरे भारत के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए और हमारे लिए कौन से 10 साल ज्यादा अच्छे थे, कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले। देश में जो काम हुआ है वो दिख रहा है और जिनको फायदा हुआ होगा वो जानते होंगे। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें। आप इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको वोट देना है नहीं देना है। कुछ लोग जॉब के बारे में बात करेंगे तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि कांग्रेस ने कितना जॉब दिया और बीजेपी ने कितना जॉब दिया अकॉर्डिंग टू योर कॉमेंट। ना वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी।